पार्ट 3 सेक्शन सी, जिसकी कीमत चुकानी पड़ी। वेई वूशियन को यह एहसास किसी चेतावनी की तरह नहीं मिला, बल्कि किसी थकी हुई सच्चाई की तरह कि घर अब मांगने वाला था। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह तैयारी थी। आवाजें, दूरी, साझा यादें, हथेलियों के बीच ठहरती छायाएं, ये सब केवल यह देखने के लिए थे कि वह कहां तक जाएगा और कहां रुक जाएगा। कमरे की हवा अचानक और स्थिर हो गई, जैसे किसी ने सांस लेना बंद कर दिया हो, और उसी ठहराव में एक स्पष्ट इरादा था। दीवार, जो अब तक दर्पण सी बनी रही थी, इस बार धीरे धीरे गहरी होने लगी, मानो उसके भीतर कोई गड्ढा खुल रहा हो, ऐसा गड्ढा जिसमें रोशनी गिरकर वापस नहीं आती। यह दृश्य डराने के लिए नहीं था, यह आमंत्रण था, और वेई वूशियन समझ गया कि घर को किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं, उसे केवल स्वीकृति चाहिए। लान वांगजी उस दीवार के सामने खड़ा था, और वेई वूशियन ने पहली बार महसूस किया कि वह उसे रोक नहीं रहा है, वह बस देख रहा है कि वेई वूशियन क्या करेगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, न ही पूरी तरह समर्पण। वहां एक शांत प्रतीक्षा थी, जैसे कोई जानता हो कि निर्णय किसी और को लेना है। वेई वूशियन का दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि घर की असली चाल यही थी, कब्जा सीधे नहीं, बल्कि चुनाव के जरिए। अगर वह लान मांगजी को खींचकर पीछे ले जाता तो घर उसे दुश्मन बना लेता। अगर वह कुछ नहीं करता तो घर को वह शांति मिल जाती जिसकी उसे तलाश थी। इस बीच कहीं एक रास्ता था, और उस रास्ते की कीमत उसे खुद चुकानी थी। घर ने पहली बार साफ संकेत दिया, कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक अनुभूति जो वेई वूशियन के सीने में भारी पत्थर की तरह बैठ गई। उसे अचानक याद आया कि इस घर ने हमेशा उसकी आवाज को चुना था, उसकी यादों को उधार लिया था, उसके शोर को समझा था। लान वांगजी शांति का केंद्र था, लेकिन वेई वूशियन अराजकता का स्रोत, और घर को दोनों चाहिए थे, पर एक की कीमत पर दूसरे को नहीं। यह समझते ही वेई वूशियन ने एक कदम आगे बढ़ाया, उस गहरी दीवार के सामने खड़ा हुआ, और बिना किसी नाटकीय घोषणा के बस इतना कहा कि अगर किसी को जगह चाहिए तो वह उसे देगा, लेकिन अकेले। शब्द कमरे में पड़े, और पहली बार घर ने प्रतिक्रिया में कुछ छोड़ा। लान वांगजी के चारों ओर की हवा हल्की हो गई, जैसे कोई पकड़ ढीली पड़ी हो। उस पल वेई वूशियन ने भीतर कुछ बदलते हुए महसूस किया। कोई दर्द नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक खिंचाव, जैसे किसी ने उसके भीतर की किसी पुरानी परत को छुआ हो। दीवार ने उसे नहीं निगला, उसने उसे स्वीकार किया। कमरे की रोशनी और भी फीकी हो गई, और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज अब कमरे में गूंज नहीं रही, बल्कि भीतर की ओर मुड़ रही हो। लान वांगजी ने उसका नाम पुकारा, और वेई वूशियन ने जवाब देना चाहा, लेकिन शब्द बहुत देर से आए, जैसे उन्हें अब रास्ता तय करना पड़ रहा हो। यह वह क्षण था जब उसे समझ आया कि उसने सौदा कर लिया है, और इस घर में सौदे कभी अस्थायी नहीं होते। लान वांगजी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार फिर से सपाट हो गई, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। कमरे की हवा सामान्य लगने लगी, जितनी इस घर में कभी सामान्य हो सकती थी, और वह काली अनुपस्थिति जो पहले उसकी हथेलियों के बीच ठहरती थी, अब दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह चली गई थी, इसका मतलब था कि उसे दूसरी जगह मिल गई थी। वेई वूशियन को हल्का सा चक्कर आया, और उसने महसूस किया कि कुछ यादें, बहुत छोटी, बहुत साधारण, अब धुंधली हो गई हैं, जैसे किसी ने उन्हें हल्के हाथ से मिटा दिया हो। यह कीमत थी। घर ने उससे कुछ नहीं छीना था, उसने उसे दिया था। लान वांगजी की आंखों में उस पल डर लौट आया, और यह डर घर के लिए नहीं था, यह वेई वूशियन के लिए था। उसने उसका नाम फिर पुकारा, इस बार जोर से, और वेई वूशियन ने मुस्कुराने की कोशिश की, जैसे वह हमेशा करता था। लेकिन मुस्कान आधी रह गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह मुस्कान भी अब पूरी तरह उसकी नहीं रही। उसने बहुत धीमे से कहा कि वह ठीक है, और यह शब्द इस बार सच भी थे, क्योंकि घर ने अपनी मांग पूरी कर ली थी, और संतुष्ट घर सबसे शांत होते हैं। दीवार, कमरा, हवा, सब कुछ स्थिर था। कोई जश्न नहीं, कोई शोर नहीं। यही इस जगह का तरीका था, बदलाव के बाद सामान्यता का नाटक। वेई वूशियन ने भीतर ही भीतर महसूस किया कि कुछ दरवाजे अब उसके लिए खुले रहेंगे, ऐसे दरवाजे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, और कुछ
हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लान वांगजी उसकी ओर आया, उसके बहुत करीब, और उस करीब में राहत भी थी और अपराध बोध भी, क्योंकि यह करीब किसी और की कीमत पर आया था।